हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाए वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें एनटीए यूजीसी नेट जो हमारा जून में हुआ था, उसके अंदर लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न उन सभी प्लेलिस्ट की वीडियो से देखने को मिले थे। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम या अदर स्टेट के जितने भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में उन प्लेलिस्ट के वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं हम आज के वीडियो की। आज के वीडियो के अंदर हम आधुनिक भारत के जो प्रमुख अधिनियम हैं, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जब भारत शासन अधिनियम आता है, उसके तहत भारत का शासन प्रशासन जो भी सर्वे सर्वा होता है वो ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद के हाथों में चला जाता है। तो उनके बाद भारत का रूल रेगुलेशन, भारत का शासन किस तरीके से चलाना है, इसके लिए समय समय पर कुछ अधिनियम लेकर आए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं अधिनियमों को एमसीक्यू के माध्यम से, यानी कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में हम एक टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत हमने 7 अगस्त से कर दी है। उसके अंदर लगभग एक टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। कैसे उसको ज्वाइन करना है, क्या क्या उसके अंदर स्पेशल चीज़ें हैं, कब तक वो चलेगी, और क्या उसका जुड़ने का, उसको ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, आज के वीडियो के अंदर हम आधुनिक भारत के प्रमुख अधिनियम यानी कि 1858 से लेकर तो 1947 तक के जो अधिनियम आए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम 1858 से लेके तो 1909 तक के अधिनियम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हम पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1858 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ है। यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए, हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें लगभग 2 से 3 पार्ट बने थे, जिसमें हमने 1857 की क्रांति को बहुत ही अच्छे से समझा था। तो होता क्या है, भारत के अंदर 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, तो उस युद्ध के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने में थोड़ा बहुत कामयाब हो जाती है। फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध में मुग़ल सत्ता और बंगाल के नवाब को पराजित करने के पश्चात पूरी तरीके से, यानी कि एक कानूनी तौर पर उनको भारत के ऊपर शासन करना, भारत के राजस्व को प्राप्त करने का पूरा पूरा उनको राइट मिल जाता है। तो उनकी वास्तविक जो स्थापना होती है भारत के अंदर, वो 1764 यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद से हो जाती है। बाकी अगर हम देखें तो 1757 के बाद से ही वो भारत के अंदर एक शक्ति के रूप में अपना उद्भव स्टार्ट कर लेती है। तो 1757 से लेकर 1857 तक जो भारत के ऊपर रूल किया जाता है, भारत के ऊपर जिनके द्वारा शासन किया जाता है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इतने ज़्यादा अत्याचार, इतने ज़्यादा कुकर्म, इतने ज़्यादा गलत काम किए जाते हैं, तो उनके खिलाफ जगह जगह विद्रोह भड़क जाता है। तो उन सारे विद्रोह का फिर एक फाइनल विद्रोह होता है जो 1857 की क्रांति के रूप में हम देखते हैं। तो उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अगर उसको नहीं देखा है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वो जब विद्रोह हो जाता है, तो उस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हो जाता है, और भारत के ऊपर जो शासन रहता है वो अंग्रेज़ों का शासन, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जाकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। और ब्रिटिश क्राउन
और ब्रिटिश संसद दोनों मिलकर भारत के ऊपर शासन संचालित करते हैं। अब भारत के ऊपर शासन किस तरीके से चलाना है, क्या रूल रेगुलेशन है, क्या पद सृजन करना है, कौन से नियम बनाना है, कौन से नियम नहीं बनाना है, भारतीयों को शामिल करना है या नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें अब ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद के द्वारा संचालित होगी। तो इसलिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम लेकर आया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, 1858 का अधिनियम जब लेकर आया गया यानी कि जब पारित किया गया तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया नहीं हो सकती है, तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आती है। लॉर्ड पामर्स्टन, तो बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड पामर्स्टन थे, मगर ब्रिटिश जब ये जो प्रावधान है उस समय थे या नहीं थे ये विचार करने वाली बात है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लॉर्ड डर्बी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड एटली। तो लॉर्ड एटली तो काफ़ी ज़्यादा बाद में, यानी कि जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चलेगा 1940 से 47 वाला, तब देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा लॉर्ड डर्बी। तो इसको हम समझ लेते हैं। होता क्या है दोस्तों, 1857 की जब क्रांति होती है तो क्रांति के बाद 2 अगस्त कितनी तारीख को, 12 फरवरी 1858 को, 12 फरवरी 1858 को भारत शासन अधिनियम लेकर आया जाता है। मगर जब ये अधिनियम लेकर आया जाता है तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होते हैं, लॉर्ड पामर्स्टन। यानी कि लॉर्ड पामर्स्टन कौन थे, जब 1857 की क्रांति चलती है तो उस क्रांति के समय भी यही प्रधानमंत्री रहते हैं। तो ये अधिनियम इनके समय लेकर आया जाता है। मगर 12 फरवरी के बाद होता क्या है, इनकी सरकार गिर जाती है। इनकी सरकार चली जाने के बाद फिर नए प्रधानमंत्री बनते हैं लॉर्ड डर्बी। तो लॉर्ड डर्बी के शासनकाल में ये अधिनियम पारित होता है और 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा जब सिग्नेचर कर दिया जाता है तो ये नियम जो रहता है ये अधिनियम बन जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 किसके समय पारित हुआ है, किस प्रधानमंत्री के समय, तो लॉर्ड डर्बी के समय हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 की, भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की प्रमुख बातों में गलत का चयन करें। यानी कि इन सभी बातों में से एक गलत है, उसका हमको यहाँ पे चयन करना है। देख लेते हैं। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल की समाप्ति, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल की जो शुरुआत हुई थी, हमने अधिनियम यानी कि एक्ट वाला जो पार्ट पढ़ाया था उसके अंदर बताया गया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत निदेशक मंडल की स्थापना की जाती है। उस 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है उसके अंतर्गत नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की जाती है। तो उन दोनों को समाप्त 1858 के अधिनियम के तहत कर दिया जाता है। फिर उसके बाद भारत सचिव की नियुक्ति, तो यहाँ पे भारत सचिव को नियुक्त कर दिया जाता है इंग्लैंड के अंदर। इसके बाद भारत सचिव की सहायता के लिए 24 सदस्यों की एक सभा परिषद की स्थापना, तो ये हम देखेंगे बाद में। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसको प्रमोट करके भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद ऑप्शन नंबर ई देख लेते हैं, भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देना, तो यहाँ पे इसकी व्यवस्था भी कर दी जाती है। अब आपको कमेंट्स करके ये बताना है, भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों को जो वेतन मिलता है किस अधिनियम के तहत ये भारत से देना बंद कर दिया जाता है, यानी कि इनका वेतन फिर इंग्लैंड से ही दिया जाने लगता है। तो इसकी व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की जाती है ये आपको कमेंट्स करके बताना है। अब अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत सचिव की सहायता के लिए 24 सदस्यों की एक सभा की स्थापना नहीं की गई थी, यहाँ पे 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी, उसको भारत परिषद कहा जाता था। और ये कहाँ पे बैठती थी दोस्तों, ये भारत सचिव और उसकी परिषद इंग्लैंड के अंदर बैठती थी। इसके अंदर 15 सदस्य थे। अब इन 15 सदस्यों को हम समझ लेते हैं किस तरीके से इन सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। तो इसके जो 8 सदस्य होते थे ये ब्रिटेन के जो क्राउन है उनके द्वारा नियुक्त किया जाता था, और 7 सदस्य जो होते थे ये निदेशक मंडल यानी कि कंपनी का जो निदेशक मंडल होता था उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो 8 सदस्य तो हो गए आपके क्राउन की तरफ से और 7 सदस्य हो गए आपके
ब्रिटिश निदेशक मंडल की तरफ से। अब इस तरीके से 15 सदस्य हो जाते हैं, मगर इसमें भी एक शर्त रखी थी कि इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य इस तरीके से होना चाहिए कि जिन्होंने 10 साल तक भारत के अंदर कार्य किया हो और उनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरा, उन्होंने जो रिटायरमेंट लिया हो वो 10 साल से ज़्यादा नहीं हो। तो दो शर्त यहाँ पे रखी थी, एक तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको भारत के अंदर रहने का, दूसरा आपका रिटायरमेंट 10 साल से ज़्यादा नहीं हो। तो ये 9 सदस्यों के ऊपर इस तरीके के इन्होंने शर्त रखी थी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे 15 सदस्य थे, 24 सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया था? तो किस अधिनियम में भारतीय सदस्यों को यहाँ पे शामिल करने की बात देखने को मिल रही है? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1884, भारत परिषद अधिनियम 1893। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीयों को यहाँ पे सहयोग के लिए, सजेशन के लिए जो रूल रेगुलेशन कानून बनाए जा रहे थे उसके लिए भारतीयों से सहयोग लिया जाता था। तो 1861 के अधिनियम के अंदर ये व्यवस्था की गई थी। तो और ये अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिंग के समय। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है? यानी कि किस अधिनियम के तहत भारत के अंदर निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलती है? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1858 का जो अधिनियम होता है, 1892 का जो अधिनियम होता है भारत परिषद अधिनियम 1892, उसमें आपको निर्वाचन प्रणाली यानी कि भारत के अंदर निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलती है। और यहाँ पे नगर पालिका, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय और वाणिज्यिक मंडल को लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करवाया जाता था। तो ये शुरुआत आपको 1892 की अधिनियम के तहत देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। यानी कि गलत यहाँ पे देखना है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना, ये सही है क्योंकि अभी देख कर आ रहे हैं। भारत सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ प्रश्न पूछने का अधिकार, ये भी सही है। व्यवस्थापिका सभा के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये भी सही है। यहाँ पे देख लेते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 24 निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 24 नहीं होगी, यहाँ पे अधिकतम सीमा जो निर्धारित की गई थी वो 16 निर्धारित की गई थी। कितने सदस्य? 16 सदस्यों को यहाँ पे अधिकतम, और कम से कम 10 सदस्य। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 16 सदस्यों को यहाँ पे निर्धारित किया गया था अधिकतम सीमा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही माना जाएगा। तो यहाँ पे 24 की जगह 16 माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग किस अधिनियम के तहत लिया गया था? 1858, 1861, 1882, 1892। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 के अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार सहयोग के रूप में यहाँ पे शामिल किया जाता है। और इनसे विधि यानी कि रूल रेगुलेशन जो बनाए जा रहे थे उनमें सजेशन के लिए भारतीयों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? अगस्त 1909, जुलाई 1907, फरवरी 1909 या सितंबर 1912। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1909 को सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट का आधार बनाकर ये अधिनियम यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया जाता है। अब अगर हम बात करें मार्ले और मिंटो की, तो मार्ले जो थे ये भारत सचिव थे और मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। तो
इस तरीके से इन दोनों के नाम पर यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसमें किस बात का गलत है यहाँ पे देखना है हमको। ये अधिनियम 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1892 के जो अधिनियम में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उदारवादी और गरम दल के लोग जो थे उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को सुधार किया जाता है, और कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पे आपको विभाजन भी देखने को मिलेगा। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। तो जो हमने देखा था 1892 में 16 की जाती है मैक्सिमम संख्या, उसको बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। तो ये भी सही है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो यही बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत के अंदर मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है। इसको हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट की विवेचना करना, चर्चा करना का अधिकार दिया गया, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहाँ पे यही ऑप्शन जो है हमारा गलत माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे विवेचना करने का भी अधिकार दिया जाता है, चर्चा करने का भी अधिकार दिया जाता है, और सप्लीमेंट्री प्रश्न या प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया जाता है। हालांकि प्रश्न पूछने का अधिकार तो आपको 1892 में ही दे दिया था, मगर सप्लीमेंट्री और विवेचना करने का अधिकार आपको 1909 के जो अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम उसके तहत दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत माना जाएगा। अब इसको हम समझ लेते हैं। मुसलमानों का पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था क्या थी जो आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंदर देखने को मिलती है। सपोज यह आपका एक स्टेट है, इस स्टेट के अंदर आपका 10 सीट है। कितनी सीट है? 10 सीट है। 5 सीट इधर है और 5 सीट इधर है। तो 5 सीटों को मुस्लिमों को अगर रिजर्वेशन दे दिया गया है तो होता क्या है कि यहाँ पे रहने वाली पब्लिक, जैसे कि यहाँ पे सभी तरह के लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह वगैरह सारे लोग हैं, मगर इसमें होता क्या है 5 सीटों पर जो कैंडिडेट खड़े होंगे यानी कि जो अपना चुनाव लड़ेंगे वो कैंडिडेट भी मुस्लिम रहेंगे, और इनको मत देने का अधिकार, यानी कि यहाँ पे अगर सभी समुदाय के लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, एंग्लो इंडियन भी है, सभी सिख वगैरह ईसाई वगैरह सभी लोग हैं, मगर यहाँ पे अगर मुस्लिमों का अगर रिजर्वेशन है तो यहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार भी मुस्लिमों को है और मत देने का अधिकार भी मुसलमानों को है। यानी कि मत देना भी मुसलमानों का है और निर्वाचन यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी मुसलमानों को है। इस हिसाब से यहाँ पे दूसरे समुदायों से मुसलमानों का विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि फूट डालो राज करो की नीति का प्रसार यहीं से देखने को मिलता है। तो इस तरीके की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। हम नाग के दांत बो रहे हैं, ये बोल नहीं है, दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ये कथन किसने किसके लिए लिखा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और ये एग्ज़ाम के अंदर आ भी गया है। तो देख लेते हैं। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो ने पामस्टन को और लॉर्ड मिंटो ने जॉर्ज प्रथम को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनके द्वारा भारत सचिव लॉर्ड मार्ले को एक पत्र लिखा जाता है। उस पत्र में ये बात बोली जाती है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ये कथन लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद के रूप में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया, जिसमें कौन शामिल थे? यानी कि 1909 का अधिनियम जो होता है उसके अंदर एक प्रावधान किया जाता है। जो भारत परिषद थी, हमने देखा था कि 15 सदस्यों को भारत परिषद के रूप में गठन किया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। तो उन 15 सदस्यों में भारत के 2 सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो 2 सदस्यों को प्रावधान 1909 के अधिनियम के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो 2 सदस्य कौन थे जो भारत परिषद के सदस्य बने थे। और इसमें एक प्रावधान और किया जाता है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी होती है उसके अंदर भी विधि सदस्य के रूप में भारतीय सदस्य को शामिल किया जाता है। तो वो भी हम देखेंगे।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले भारत परिषद में किस किस को शामिल किया जाता है। केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, एसपी सिन्हा या लाला लाजपत राय। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 1 और 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 2 और 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 1 और 3, चौथा ऑप्शन दिया गया है 3 और 4। तो इसका राइट आंसर माना जाएगा केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। तो 1909 का जो अधिनियम होता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें भारत परिषद के सदस्यों के रूप में 2 सदस्यों को शामिल किया जाता है, भारतीय सदस्य केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। मगर इसी के अंदर एक प्रावधान और था जिसमें वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसके अंदर विधि सदस्य के रूप में भारतीय सदस्य को शामिल किया जाता है, और वो सदस्य थे एसपी सिन्हा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों नाम, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को तो भारत परिषद में और एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो आज का अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम एक टेस्ट सीरीज के बारे में। तो किस तरीके से उसको टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसके अंदर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, वो हम समझ लेते हैं। तो इतिहास टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है या आपको अगर नहीं करना है तो अच्छी, जो भी आपकी मर्जी हो, करना है या नहीं करना है वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी अगर हम बात करें इसके आयोजन की, यानी कि इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 7 अगस्त से कर दी गई है। तो 7 अगस्त से प्राचीन भारत का जो टॉपिक है आपका स्टोन एज, उसकी शुरुआत कर दी गई थी। और आज वीडियो जिस डेट में ये वीडियो बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक आज स्टोन एज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 3 दिन में स्टोन एज को कंप्लीट करवा दिया गया है। और इसकी शुरुआत 7 अगस्त से हो गई है। अगर इसके समय की अगर बात करें तो इसमें आपको दो टाइम पे आपका टेस्ट करवाया जाता है। एक तो आपका 9:30 PM यानी कि रात को 9:30 पर इसका टेस्ट करवाया जाता है। दूसरा आपका 10:30 यानी कि सुबह में टेस्ट करवाया जाता है। और यहाँ पे आपको विषय यानी कि भारतीय इतिहास यानी कि पूरी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवाई जाएंगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल के साथ, यानी कि आपको उस टेस्ट सीरीज के अंदर TGT, PGT, आपका UGC नेट, JRF वाला एग्ज़ाम, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, GDC, GIC, सभी तरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर, और सभी तरह के PYQs को, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्ज़ाम को टच करते हैं, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है उसके अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं 9:30 बजे, यानी कि 9:30 पे जो क्यूज़ हो रही है उसमें आपको टॉपिक वाइज क्यूज़ करवाए जा रहे हैं। अभी प्राचीन भारत चल रहा है, लगभग 1 महीने के बाद आपका आधुनिक भारत और मिडेवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत शुरुआत करवाया जाएगा। इसके बाद 10:13 की अगर बात करें, यहाँ पे हम 10:30 पे जो सुबह में क्यूज़ करवाए जा रहे हैं, यानी कि जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं, वहाँ पे आपको मिक्स क्यूज़ करवाए जा रहे हैं, यानी कि 1 महीने तक आपका मिक्स क्यूज़ करवाए जाएंगे। फिर उसी समय पे आपके मिडेवल और आपके मॉडर्न इंडिया के क्यूज़, यानी कि इवनिंग में और नाइट में आपके दोनों पार्ट के क्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इसके शुल्क की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे शुल्क बिल्कुल कम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मूल उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, और जो सीरियस तैयारी करने वाले हैं, जो गंभीर तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को जोड़कर उनका जो भी टारगेट है, उनके जो भी लक्ष्य है, उसमें थोड़ी बहुत मदद हम कर सकते हैं। यही उद्देश्य हमने ये चीज़ें शुरू की हैं। तो यहाँ पे आपको बस 50 रुपये प्रति माह, यानी कि आपका 1 महीने की फ़ीस यहाँ पे ओनली 50 रुपये रखी गई है। आपको 50 रुपये पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है जो बताए गए नंबर पर। इस नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। सेंड करने के बाद आपको एक ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, उस ग्रुप के लिंक पे आपको क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करना है, और इस समय पे आपको आपके टेस्ट में ज्वाइन करना है। और 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका इंडियन हिस्ट्री यानी कि पूरा इतिहास का जो क्यूज़ रहेगा, लगभग 3 महीने के अंदर आपका पूरा इतिहास कंप्लीट करवाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इस हिसाब से अगर आप देखे जाओगे तो 50-50 के हिसाब से भी अगर देखो जाए तो 150 रुपये में आपका 3 महीने के अंदर पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको परमानेंट जुड़ना है तो 50 रुपये महीने के हिसाब से आप अपना रिन्यूअल करवा सकते हो। और इस नंबर पर आपका पेमेंट करने के बाद, ये जो आपका बताया गया है
नंबर, इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया जाएगा और उसको ज्वाइन करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस आपकी बता दी गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप संपर्क कर सकते हो, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज के बारे में आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।